दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत संघर्ष जारी है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज की इस वीडियो के दौरान हम चर्चा आपसे कर रहे हैं इतिहास के चैप्टर नंबर 12 पर। हम ऑलरेडी अगर आपके बीच में बात करें तो 11वें चैप्टर तक आपका यह इतिहास फिनिश हो चुका है। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है एशिया महाद्वीप में भारत। ठीक है, हमने अगर देखा जाए इस महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में चैप्टर नंबर 11 में हम ऑलरेडी आपके बीच में चर्चा कर दिए थे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर अगले चैप्टर को कोरिलेट करते हुए आप पढ़िएगा। जैसे हम मान ले अगर कि आपने 11वें चैप्टर को नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप 12वें चैप्टर पर आ रहे हैं तो ये 12वां चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से पहले आप 11 नंबर चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद 12वें चैप्टर को पढ़िएगा। सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आएंगे। जैसे महाद्वीप क्या होता है आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, जब आप 11वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो महाद्वीप के बारे में आप जान जाएंगे कि महाद्वीप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजों की डिटेल्स 11वें चैप्टर में दी गई है। ठीक है, तो बहरहाल हम महाद्वीप के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में समझने का प्रयास करिएगा कि एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है। फुल वीडियो आपके बीच में जाएगा। अगर इस पीडीएफ यानी जो लेक्चर आपके बीच में जा रहा है, अगर इसकी पीडीएफ आपको जरूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। मामूली सी शुल्क आप सभी के लिए रखी गई है, 150 रुपए की शुल्क है। आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको नोट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो 9452331053 आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है। इन नंबरों पर बेधड़क आप अपनी बातों को पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। किसी भी वक्त आपको समस्या हो रही है नोट से या संबंधित, या आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सारी चीजों की डिटेल्स इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका समय रहते हुए मैसेज जो है का रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गवाए हम लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। इससे पहले मैं फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, जो आप 150 रुपए का जो है टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं, इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। पब्लिकली आपको नहीं दिया जाएगा, ये मत सोचिएगा कि हम सभी को मिल जाएगा, नहीं। जो यह चैनल ज्वाइन करेगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। देखिए चैप्टर का नाम है, हालांकि इस चीज़ को मैंने आपको पहले बताया, एशिया महाद्वीप में भारत। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति रही है पूरी तरह से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए मैं विनम्र निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर मामूली सी शुल्क 150 रुपए का पेमेंट करके आप सारी सब्जेक्ट की नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके बीच में लिखा जा रहा है भारत के पड़ोसी देश, यानी एशिया महाद्वीप। हमें भारत के अंतर्गत पहली हेडिंग आपके बीच में आ रही है कि भारत के पड़ोसी देश। यहाँ देख पा रहे हैं जो लोग हमारे पास पड़ोस या आस पड़ोस में रहते हैं वे हमारे पड़ोसी हैं। इस प्रकार जो हमारे देश या जो हमारे देश की सीमा से जुड़े हैं वह हमारे पड़ोसी देश होते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे आप कहीं अगर रह रहे हैं, मैं मान लो कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं, तो प्रयागराज की एक अपनी निश्चित सीमा होगी। ठीक है, प्रयागराज की एक अपनी निश्चित सीमा होगी और इसके आसपास में जो भी लोग रह रहे होंगे वो प्रयागराज के पड़ोसी हुए। ठीक है, जैसे हम प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ इसका पड़ोसी हो जाता है। ठीक है, सेम वही चीज़ें आपके बीच में कही जा रही हैं कि हमारे भारत के आसपास में कौन से जो देश हैं वो निवास कर रहे हैं। जैसे यहाँ बात किया जाए
पहला आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास करते हैं ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकें। ठीक है, देखिए आपके बीच में स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है, देश को आप देख पा रहे हैं। यानी अगर बात करें हम, टोटल 7 देश यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। पहला आपका है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन, श्रीलंका, भूटान और नेपाल और अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छा इन चीज़ों को आपने देखा। अब सभी की राजधानी आपके बीच में दी गई है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश ढाका, चीन बीजिंग, श्रीलंका की कोलंबो, भूटान की थिम्पू, नेपाल काठमांडू, अफगानिस्तान काबुल। ठीक है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, यानी पाकिस्तान के प्रमुख नगर कौन से हैं, और यहाँ देखिए उनकी भाषा क्या है, मुद्रा क्या है और उद्योग धंधे किस प्रकार से ये प्रसिद्ध हैं। ये चार्ट में आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल चार्ट को आप अच्छी तरह से समझिएगा, पूछा जा सकता है ना। यहाँ हम मुद्रा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की मुद्रा देख पा रहे हैं, पाकिस्तानी लिखी गई है, और ये देखिए यहाँ टका लिखा गया है, ये बांग्लादेश की है, चीन का युआन लिखा गया है, श्रीलंका का रुपया है, और देखिए भूटान का क्या लिखा गया है, भूटान का लिखा गया है गलत्रम लिखा गया है, और नेपाली रुपया और अफगानी। ठीक है, इन रुपयों को आप देख पा रहे हैं, यानी मुद्रा इनकी किस प्रकार से चलती है, और इनका जो उद्योग धंधा है आप इस कॉलम को देख पा रहे हैं। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा यह चर्चा का विषय नहीं है, बट हमने आपको चार्ट के रूप में दिखा दिया, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले पेज पर। देखिए अगला पेज आपके बीच में लगा है, सबसे ऊपर अब जाके जो है विस्तृत रूप से नॉलेज आपको रखना है। यहाँ देखिए भारत। ठीक है, अब भारत आपकी हेडिंग है। अब यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति रही है। देख पा रहे हैं एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत विश्व का प्राचीनतम सभ्यता केंद्र रहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत विश्व का प्राचीनतम सभ्यता केंद्र रहा है किसका, आप कहेंगे एशिया महाद्वीप का। ठीक है, उसके आगे कहा जा रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट आपके बीच में हुआ है, वर्ग किलोमीटर है, बट ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। आप कहेंगे भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 जो है 263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। यानी अगर कहा जाए जो भारत हमारा है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% माना गया है। ठीक है, चलिए अगली चीज़ें आप देखिएगा। आगे देखिए आपके बीच में कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करिएगा कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह चीज़ें भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा देश है, आप कहेंगे 7वां बड़ा देश है। ठीक है, इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, जो कि हमने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया। और यहाँ देखिए कहा जा रहा है छूती है भारत जो है भारत एशिया महाद्वीप का एक विशाल स्थलखंड है जो इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। देखिए प्रशासनिक रूप से भारत के 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित है। ये चीज़ें हमने आपको हालांकि अभी तक चर्चा नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारत को 28 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को कितने राज्यों में विभाजित किया गया, आप कहेंगे 29 राज्यों में विभाजित किया गया और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में भारत का धरातल देखिए, यह चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम भारत के धरातल के अंतर्गत आपसे बात करें तो आपसे कहा जा रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का वर्तमान भौतिक रूप विशालतम चट्टान समूहों का परिणाम है। भारत के विभिन्न विभागों का निर्माण एक लंबे भू मनोवैज्ञानिक इतिहास में हुआ है, किंतु भूगर्भक जो है संरचना की दृष्टि से भारत के मुख्य रूप से 4 भू वैज्ञानिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन फिर भी नोट्स में अगर सारी चीज़ें दी गई हैं तो आप समझने का प्रयास करिएगा। आपसे कहा जा रहा है, पहला देखिए दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का पर्वतीय भाग और मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह, ये कौन से हैं, ये भारत के धरातल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में देखिए आ रहा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हालांकि अगर देखा जाए ये
बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी नोट्स में दिया गया है तो हम आपको एक एक चीज़ों पर चर्चा करते हुए ले चलेंगे। देखिए यह कहा जा रहा है भारत का ही नहीं अपितु विश्व का प्राचीनतम भूभाग है जो अत्यंत कठोर चट्टानों से निर्मित है। दक्षिण भारत में इस विभाग में अवस्थित होने के कारण इसे इसे दक्षिणी पठार कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर तीन तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। किसे? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए उत्तर का पर्वतीय भाग आप इसे खुद पढ़ने का प्रयास करिएगा। हालांकि अगर देखा जाए नोट्स में बिल्कुल बड़े स्तर से चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। भारत के सुदूर उत्तरी भाग में उत्तरी सीमा के साथ अनेक पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। ठीक है, पश्चिमी और पामीर पठार से लेकर पूर्व में उत्तर म्यांमार की सीमा तक चंपाकार रूप में पर्वतों की श्रृंखला है। ये पर्वत बिना किसी अवरोध के लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। इनका चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर तक है। हालांकि यही चीज़ें हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से हर चीज़ से परिचित हो जाइए। ठीक है, संसार की सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। अच्छा, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये आप समझने का प्रयास करिएगा। संसार की सबसे बड़ी पर्वत हिमानियों में से कुछ काराकोरम पर्वत श्रेणियों में है। और यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है बलतोरो तथा सियाचिन ऐसी हिमानियाँ हैं संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर। ठीक है, आगे हम दिखाते हैं, आगे आपके बीच में आ रहा है। देखिए सबसे ऊपर आपके बीच में दिया जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन इसी पर्वत श्रेणी में आता है। कौन से पर्वत श्रेणी में? उत्तर का पर्वतीय भाग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें आपके बीच में दी गई हैं, समझने का प्रयास करिएगा। हम बार बार इस वजह से इस चीज़ को कहते हैं, ये इतिहास है बाबू, आपको खुद पढ़ना होगा, खुद समझना होगा। ठीक है, हमारे आपको बार बार यही चीज़ें एक लेक्चर हम आपको दें तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगेगा, और एक ही लेक्चर पर हम 1 घंटे बाँचते रहें आपको ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, इस वजह से हम बार बार आपसे कहते हैं पूरी नोट्स आपके बीच में दी गई है, ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी जो आप 150 रुपये का पेमेंट करके ज्वाइन करेंगे, उसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छी तरह से आपके नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है हिमालय पर्वत के लाभ। ठीक है, हिमालय पर्वत से हमारे क्या लाभ हो सकते हैं, खुद आपके बीच में दिया गया है, समझिएगा। पहला कहा जा रहा है हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में पश्चिम से पूर्व दिशा में एक तक पहरेदार के रूप में स्थित है। दूसरा कहा जा रहा है हिमालय पर्वत की अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं और हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाले जंगलों में हमें बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। ये चीज़ें आपको पता है, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए ऊपर सबसे लिखा जा रहा है मध्यवर्ती विशाल मैदान। ठीक है, मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत अगर कहा जाए उत्तर के विशाल पर्वतीय भाग के ठीक दक्षिण और दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के ठीक उत्तर के मध्य भाग में पर्वतीय विशाल मैदान, जिसे विशाल मैदान कहते हैं, यह पश्चिम में सतलज के पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक लंबाई में विस्तृत है। यह महान मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के परत दर पर जमाव के रूप में निर्मित है। यही चीजें हम आपसे बार बार कहते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको एक एक चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नोट्स संबंधी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है, संपर्क आप कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, चलिए तटीय मैदान व द्वीप समूह आप देख पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि ये चीज़ें भी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बहरहाल अब चलते हैं अपने अगले पेज पर। आपके बीच में आ रहा है द्वीप समूह क्या है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह तथा अरब सागर के द्वीप वर्गों में विभाजित करते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में आपसे कहा जा रहा है न्यू
न्यूमर, ठीक है। और द्वीप जो भारत के बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, एक डेल्टाई द्वीप है जो न्यूमोर से भी पुराना द्वीप है, ठीक है। ये चीजें भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, इसी पेज में देखिए भारत का राष्ट्रगान आ रहा है। यह चीजें 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं इस बार हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रगान के अंतर्गत बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से जो है बांग्ला में रचित जो है संगीतबद्ध जनगण मन अधिनायक हिंदी संस्करण में संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को भारत के कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान के गायन की अवधि जो है वो 52 सेकंड है। प्रथम पद राष्ट्रगान का पूरा पाठ है जो निम्न प्रकार है। आपसे एक क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, आप कहेंगे 52 सेकंड में गाया जाता है। इधर आपके बीच में दिया गया है, पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। देखिए संविधान सभा में भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके रचयिता कौन है, आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बीच में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। अब राष्ट्रगान आपके बीच में दिया गया है, खुद आप समझकर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रगान आप बहुत पढ़ते आए होंगे। चलिए अगला, भारत का राष्ट्रीय गीत जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के अंतर्गत बात करें तो पहला आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत बंकिम चंद्र चटर्जी ने संगीत में वंदे मातरम गीत की रचना, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन की प्रेरणा स्रोत था। यह गीत पहली बार 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। देखिए अगर पूछा जाए ये वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है वंदे मातरम गीत जो है वो कब गाया गया था, तो आप कहेंगे 1986 में, ठीक है, सॉरी 1886 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्षमा चाहते हैं गलती हुई। यह जो वंदे मातरम कब गाया गया था, आप कहेंगे वंदे मातरम जो गीत गाया गया था सर्वप्रथम यह 1896 में आपके बीच में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय गाया गया था, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। गीत का एक एक पॉइंट आपके बीच में दिया जा रहा है। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित, ये चीज़ें आपके बीच में दी गई हैं, समझने का प्रयास करिएगा। लास्ट में कुछ आपके परीक्षा के दृष्टि से स्मरणीय बिंदु दिए जा रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। कहा जा रहा है भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे कहा जा रहा है कि भारत के कुल 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, हमने आपको ये चीज़ें भी बताया। यह चीज़ें जो आपके बीच में दी गई हैं सभी चीज़ों पर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला कहा जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, जिसे हम माजुली द्वीप समूह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं, ठीक है। आगे व्हीलर द्वीप भारत का जो है कहा जा रहा है पक्षोपास्त्र परीक्षण परिसर स्थित है। और यहाँ सबसे लास्ट में कहा जा रहा है कि हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और अंत में हरा रंग पाया जाता है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक हैं। तो आशा करते हैं आज के लेक्चर से आप संतुष्ट हैं। कुछ लोग कह रहे थे नोट्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो फाइनली हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करना है। वहाँ से जाकर आप 150 रुपये का पेमेंट जैसे करेंगे तो तत्काल आपके सारे सब्जेक्ट की नोट्स आप सभी को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।